सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का सवाल है क्या कारण है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक जो होते हैं वो अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं, या हम कह सकते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित डी कक्षक अधिक स्थायी क्यों होते हैं। ये सवाल देखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले समझते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक का मतलब क्या हुआ। दैट इज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, यानी अर्धपूरित, इसका मतलब क्या हुआ, आधा भरा हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, डी ऑर्बिटल ले लिया और हमको पता है डी कोष में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। डी कोष में 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर प्रत्येक कक्षक में क्या हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाफ फील्ड कहलाती है। इज दैट क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम लोग फुली फील्ड की। फुली फील्ड का मतलब क्या हुआ, फुली फील्ड का मतलब क्या हुआ, पूर्णपूरित। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे इसमें वो क्या होंगे, पूर्णतया भरे हुए होंगे। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्पिन के होते हैं, चक्कण के होते हैं। आपको ये भी मालूम है कि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिएगा, अब इसमें 1 2 3 4 5 है, डी ऑर्बिटल बना लिया, इसको बोलेंगे D5, इसको बोलेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जाता है हुंड के नियम के अनुसार से, ठीक है ना, हाफ फील्ड हो गया। दूसरा छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, 7वां 8वां 9वां 10, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, D10 हो गया। यानी D5 वाला क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड कहलाएगा, D10 वाला क्या कहलाएगा, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। अगर P का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो P में 3 कक्षक होते हैं। P सबसे पहले इस तरह से 3 कक्षक होते हैं। अगर प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे अर्धपूरित कहते हैं, और अगर प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे पूर्णपूरित कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो आज का बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, कि अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित डी कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, क्यों। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा था कि कहीं पर भी क्रोमियम का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है, Z बराबर 24 होता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया था, अबाव के अकॉर्डिंग देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। अबाव के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था क्रोमियम का, अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, D4 का क्या हो जाता है, D5, यानी इस 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, इस D में चला जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, D5 हो जाता है, और यहाँ पर क्या रहता है, 4s1। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्रोमियम है, कॉपर है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, यानी इनमें जो अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या मोर स्टेबल है। इसका क्या देखिए रीजन है, देखिए 2 देखिए इसके देखो रीजन है। तो क्या इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यानी अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी क्यों है, इसके देखिए 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सममिति वितरण, मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा, अगर हम बात करें कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक क्यों अधिक स्थायी होते हैं, इसके पीछे 2 देखिए मेन कारण होते हैं। पहला कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक कक्षक में एक जैसा वितरण। यहाँ पर हम देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हाफ फील्ड वाला है ना, अर्धपूरित का है। मैं इसको नीचे बनाता हूं, ठीक है ना। अगर इनमें क्या है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे
तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण हो गया, यानी सब प्रत्येक कक्षक में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। इनके सपोज कीजिएगा इसमें छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण नहीं है, यानी D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, D6 वाला ये क्या होगा, कम स्थायी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर सममिति खत्म हो गई है, सिमेट्री यहाँ पर नहीं रही है। इसलिए अगर यहाँ पर मैं सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ D4, अब देखिएगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक क्या पूरा खाली है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की समानता नहीं है, ये भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए क्या होगा, D4 या D6, D8, D9 कक्षक क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज यहाँ पर क्या है, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये कक्षक क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। तो पहला रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण। इसी तरह से हम दूसरा भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये देखिएगा मैं D10 का जो बनाने जा रहा हूँ, प्रत्येक कक्षक में क्या करेंगे, पहले एक एक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे पेयरिंग होती है, और D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण है, यानी प्रत्येक कक्षक में क्या है, जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्रत्येक कक्षक में क्या है, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा हो गया, सममित हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर D9 कर दूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया D9, अब इलेक्ट्रॉन का देखिए सममित वितरण नहीं है, यानी जो यहाँ पर सममिति थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सममिति क्या है, यहाँ पर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, D9 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो D10 की तुलना में लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा, ठीक है ना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा D10 वाला, ये अधिक स्थायी होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर ध्यान दीजिएगा, यानी स्थायित्व के 2 कारण हैं, D5 और D10 के, इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, इसका देखिए रीजन देखिए क्या है, सेकेंड देखिए रीजन क्या है, विनिमय ऊर्जा, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। तो पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण, दूसरा क्या है, विनिमय ऊर्जा यानी एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कक्षक के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होती है उसकी अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किस तरह से इसको हम देखते हैं, पहले समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई मैंने ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं मैं, कोई मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, ठीक है, D5 का जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर। अब देखिएगा क्या है, प्रत्येक कक्षक में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पहले कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होगा, DXY का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता है। यानी जब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है, अर्थात अपनी स्थिति को बदलता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, यानी स्थान की अदला बदली होती है, तो क्या होता है बेटा, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। और ऊर्जा का जब उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, विनिमय ऊर्जा कहलाती है। दैट इज क्या मतलब हुआ, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षक स्थिति में अदला बदली के फलस्वरूप जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, विनिमय ऊर्जा कहते हैं। तो देखिएगा, विनिमय ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, अर्थात किसी भी तंत्र की ऊर्जा जितनी अधिक निकल जाती है, ऊर्जा जब इसकी मतलब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वो कक्षक क्या होते हैं, उतने ही अधिक स्थायी होते हैं। केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होता है, ठीक है, अर्थात जिस तंत्र की ऊर्जा जितनी कम होती है वो तंत्र क्या होता है, उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं D4 और D5 कॉन्फ़िगरेशन या D10 की, D5 और D10 अधिक स्थायी क्यों होते हैं, उसका रीजन देखिएगा। अब ये वाला जो कक्षक है ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी का विनिमय करेगा। यानी ये वाला कक्षक दो कहाँ कहाँ दो जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं।
एक विनिमय देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितने विनिमय देखिए कर सकता है, एक तो यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, दूसरा कहाँ दो कर सकता है विनिमय, यहाँ पर कर सकता है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी कि अगर मैं इसका विनिमय में दिखाऊं तो इस तरह दिखा दूं, एक तो विनिमय ए हो गया इसका, दूसरा विनिमय दो क्या कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर सकता है, तीसरा देखिए विनिमय कहाँ कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, और चौथा विनिमय देखिए कहाँ कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कितनी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, 4। तो इसमें कुल विनिमय कितने हो गए, विनिमयों की संख्या हो गई 4। तो विनिमयों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर हम देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन तो क्या है इसमें, ये वाला देखिए इलेक्ट्रॉन है दूसरा, ठीक है ना। इसके देखिए विनिमय कितना है, बैक साइड में आपको जाना नहीं है, कंडीशन है। ये वाला देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ तो विनिमय तो कर सकता है, इसका तो विनिमय हो गया 4। ये वाला देखिए विनिमय कहाँ कर सकता है, एक तो यहाँ देखिए विनिमय कर सकता है एक, दूसरा विनिमय यहाँ कर सकता है, और तीसरा विनिमय यहाँ पर कर सकता है। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज विनिमयों की संख्या कितनी हो गई बेटा, यहाँ पर विनिमयों की कुल संख्या हो गई 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे ही और भी हम लोग बनाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का हो गया विनिमय, दूसरे का भी हो गया, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 इलेक्ट्रॉन। पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन का देखिए विनिमय हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें ये वाला हो गया, ये देखिए कहाँ कहाँ विनिमय वो कर सकता है, ये विनिमय कहाँ करेगा, एक तो ये यहाँ विनिमय कर सकता है, दूसरा यहाँ पर विनिमय कर सकता है। टोटल नंबर आपके विनिमय कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए विनिमय की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। लास्ट वाला देखिए कहाँ विनिमय होगा, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए सिर्फ एक ही विनिमय देखिए कर सकता है। तो इससे विनिमय की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर हम काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ विनिमयों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो विनिमयों की संख्या जितनी अधिक होगी अर्थात उतना ही ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन होगा, और तंत्र क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना ही अधिक स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखिए कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कुल यहाँ पर देखिए विनिमय जो हुए हैं, कुल विनिमय कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज बराबर हो गए 4 + 3 + 2 + 1 = 10, ठीक है ना। इसमें देखिएगा विनिमय कितने आए, 10 आए। कुल विनिमय की संख्या कितनी आई, 10 आई। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसकी कंपेयरिंग करके देख लेते हैं D4 या D3 से या D6 के साथ। D4 के साथ आप कंपेयरिंग करें, अगर यहाँ पे सपोज करो D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता, ये तो D5 के लिए, तो D5 के लिए कुल विनिमय कितने आए, 10 आए। अब हम देखते हैं D4 के लिए विनिमय कितने आते हैं। अगर इससे कम आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या होगा, इससे कम होगा, अर्थात ये तंत्र क्या होगा, कम स्थायी होगा। D4 में देखिए कितने विनिमय आते हैं, सेम देखेंगे। अब देखिएगा D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें क्या करना, हमको विनिमय देखिए काउंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ जा सकता है, एक विनिमय यहाँ कर सकता है, दूसरा देखिए कहाँ जा सकता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ विनिमय कर सकता है, और तीसरा विनिमय यहाँ। तो इस फर्स्ट केस में देखिएगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कुल विनिमय कितने हो गए, 3 हो गए। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन का विनिमय देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे के लिए होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ का विनिमय कर सकता है, एक विनिमय, और दूसरा विनिमय ये हो गया। तो इसमें विनिमय की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड वाले के लिए मैंने बनाया है। थर्ड वाला देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो चुका है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये कितने विनिमय कर सकता है, 1 कर सकता है। तो इसमें विनिमय की संख्या कितनी हो गई, 1। टोटल नंबर ऑफ विनिमय हम इसमें काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इसमें काउंट करते हैं, तो कितने हो गए भाई, 3 तो ये हो गए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कितने विनिमय किए, 2 किए। तीसरे इलेक्ट्रॉन ने कितने विनिमय किए, 1 किया। तो टोटल नंबर ऑफ विनिमय एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ
एक्सचेंज इक्वल टू 3 + 2 + 1 यानी कि 6। तो यह शायद आपको समझ में आया होगा कि D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विनिमय कितने थे। D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो विनिमय कुल थे वो 10 थे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो विनिमय ऊर्जा है बहुत अधिक उत्सर्जित हुई है। D4 में देखिए कितने हो गए, कुल विनिमय कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा वो कम होगा। आपको पीछे बता चुका हूँ, ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होगा, अर्थात किसी भी तंत्र की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ऊर्जा जितनी कम होती है उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो D5 में विनिमय की संख्या अधिक होने के कारण, अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो D4 या D3 या D1 या D2 की तुलना में अधिक स्थायी होता है। सेम इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट और भी इलेक्ट्रॉनिक काउंट के लिए कर सकते हैं, D10 के लिए कर सकते हैं, D9 के लिए कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये दो रीजन थे, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण और विनिमय ऊर्जा। इन दो कारणों के कारण जो अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।